आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। महाराष्ट्र दिवस के खास मौके पर एक बहुत बड़ी मराठी फिल्म रिलीज हुई है, राजा शिवाजी। और आज हम लोकप्रिय यूट्यूब चैनल अभी का रिव्यू द्वारा किए गए इस फिल्म के रिव्यू का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि फिल्म में क्या सच में कमाल का था और कहाँ ये थोड़ी चूक गई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, निर्देशन और एक्शन। तीसरा, गॉड लेवल संगीत। चौथा, कास्टिंग की चूक। और पांचवा, अंतिम फैसला। पहला भाग, प्रस्तावना। एक महाकाव्य की शुरुआत। किसी भी हिस्टोरिकल एपिक को बड़े पर्दे पर देखने का एक्साइटमेंट ही अलग होता है। रिव्यूअर ने खुद महाराष्ट्र दिवस पर इसका एकदम सुबह का पहला शो देखा, जो साफ दिखाता है कि इस फिल्म का कितना भारी बज़ था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, 3 घंटे 15 मिनट। जी हाँ, आज के ज़माने में इतनी लंबी फिल्म बनाना सच में एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो क्या ये फिल्म दर्शकों के इतने समय और पैसे के इन्वेस्टमेंट को सही साबित कर पाती है? चलिए सबसे पहले इसकी खूबियों पर नजर डालते हैं। दूसरा भाग, खूबियां, निर्देशन और एक्शन का जादू। अगर फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों की बात करें तो रिव्यू के मुताबिक इसका फर्स्ट हाफ बिल्कुल जादुई है। एक कमाल की दुनिया रची गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ रितेश देशमुख के डायरेक्शन की जमकर तारीफ हुई है। उनकी डीप रिसर्च, मुगलों और आदिल शाही के खौफ को पर्दे पर उतारने का तरीका और छत्रपति शिवाजी महाराज की वो सुपर हीरो जैसी एंट्री, सब कुछ बेहतरीन है। पर वहीं दूसरी तरफ लीड रोल में उनकी एक्टिंग की काफ़ी आलोचना भी हुई है। रिव्यूअर का मानना है कि एक ऐतिहासिक राजा के किरदार में जो शाही आभा और एक भारी दमदार आवाज होनी चाहिए, वो रितेश में मिसिंग लगती है। हालांकि फिल्म का एक्शन मुख्य किरदार की इस कमी को काफी हद तक कवर कर लेता है। ये कोई आम तलवारबाजी वाला एक्शन नहीं है, बल्कि इसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी दिखती है। अलग अलग तरह के हथियारों का शानदार इस्तेमाल है। इसके अलावा वाइड एंगल्स और जूम इन जूम आउट कैमरे की तकनीक से एक्शन इतना रियल लगता है कि ट्रेलर में जो थोड़े बहुत वीएफएक्स के इश्यूज लग रहे थे, वो फिल्म देखते समय बिल्कुल भी महसूस नहीं होते। तीसरा भाग, माहौल, गॉड लेवल संगीत। एक्शन और डायरेक्शन से भी आगे बढ़े तो अजय अतुल का म्यूजिक इस फिल्म का सबसे मजबूत पिलर है। रिव्यू में इसे सीधे गॉड लेवल का टैग दिया गया है। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला म्यूजिक। जब स्क्रीन पर सीन्स चल रहे होते हैं तो बैकग्राउंड स्कोर उस ऐतिहासिक दौर की ताकत और इंटेंसिटी का एकदम असली एहसास कराता है। रिव्यू में तो यहाँ तक कहा गया कि कई बार मन करता है कि बस डायलॉग्स बंद हो जाएं और ये शानदार म्यूजिक बजता रहे। ये बताता है कि म्यूजिक ने सीन्स के इम्पैक्ट को किस लेवल तक बढ़ा दिया है। चौथा भाग, कमियां, कास्टिंग में एक बड़ी चूक। अब जाहिर है हर बड़े प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। इतनी एनर्जेटिक शुरुआत के बाद भी फिल्म के कास्टिंग डिसीजंस पर काफ़ी सवाल उठे हैं। सपोर्टिंग कास्ट को देखें तो रिएक्शन थोड़े मिक्स्ड हैं। भाग्यश्री ने जीजाबाई के रोल में बेहद शानदार और इम्पैक्टफुल काम किया है। विद्या बालन भी अपने रोल में काफ़ी अच्छी लगी हैं। लेकिन संजय दत्त, जो मेन विलन अफजल खान के रोल में हैं, उनका काम बस ठीक ठाक है। वो कुछ भी नया या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेकर नहीं आते। पर असली प्रॉब्लम कुछ और अहम किरदारों की कास्टिंग में है। और वो असली प्रॉब्लम है एक्सेंट, यानी बोलने का लहजा। जेनेलिया की डायलॉग डिलीवरी काफ़ी स्लो है और ऐसा लगता है कि वो सही मराठी एक्सेंट पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जो काफ़ी अननेचुरल लगता है। वहीं अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन जी जैसी भारी आवाज़ निकालने की जो जबरदस्त कोशिश की है, वो भी एकदम फिट नहीं बैठती। इन दोनों ने ही फिल्म के नेचुरल मराठी फ्लो को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिव्यू के अनुसार सलमान खान ने अपने छोटे से कैमियो में इन दोनों से कहीं बेहतर और नेचुरल मराठी एक्सेंट बोला है। जब भी बड़े पर्दे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होती है तो हमारे दिमाग में तानाजी वाले शरद केलकर या फिर चिन्मय मांडलेकर की इमेज आ जाती है। उनकी वो शाही आभा और भारी आवाज एकदम परफेक्ट लगती थी। इसी के कंपैरिजन में देखें तो रितेश देशमुख, जो कि बेशक एक बेहतरीन एक्टर हैं, वो इस खास रोल के लिए ज़रूरी उस ऑरा और कमांडिंग वॉइस को नहीं ला पाते। उनका काम बुरा नहीं है, बस इस ऐतिहासिक किरदार की जो एक अलग डिमांड है, वहाँ वो थोड़े फीके पड़ जाते हैं। और इस कास्टिंग मिसफायर का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? फिल्म के सबसे एपिक पलों में भी थिएटर्स एकदम शांत थे। सोचिए, स्क्रीन पर 100 करोड़ के विजुअल्स चल रहे हैं, जबरदस्त एक्शन है, लेकिन थिएटर में सन्नाटा है। कोई हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मेन लीड के साथ दर्शकों का वो गहरा इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा तो फिर विजुअल्स कितने भी भव्य क्यों ना हो, वो बेअसर ही साबित होते हैं। इसी इमोशनल कनेक्शन की कमी का सीधा असर फिल्म की पेसिंग यानी गति पर पड़ता है। पहला घंटा बेहतरीन सेटअप और एक्शन के साथ बहुत स्मूथली निकल जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरा घंटा शुरू होता है वो इमोशनल दूरी फील होने लगती है, और जब तक कहानी तीसरे घंटे और क्लाइमैक्स तक पहुंचती है तब तक फिल्म का ये लंबा रन टाइम बहुत हैवी और ड्रैगिंग लगने लगता है। पांचवा और आखिरी भाग, अंतिम फैसला, संतुलन बनाना। तो इन सभी हिट्स और मिसेस को बैलेंस करते हुए अभी का रिव्यू ने इस फिल्म को 10 में से 6.5 की रेटिंग दी है, और ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये फिल्म न तो कोई डिजास्टर है और न ही कोई मास्टरपीस, ये बस ठीक बीच में आकर खड़ी हो जाती है। इस पूरी चर्चा का टेकअवे यही है कि ये फिल्म एक वन टाइम वॉच है, इसे एक बार जरूर देखा जा सकता है। डायरेक्टर के तौर पर रितेश देशमुख ने शानदार काम किया है, एक्शन बेहतरीन है और अजय अतुल का म्यूजिक आपको पूरी तरह से बांधे रखता है। लेकिन एक हिस्टोरिकल फिल्म की जो असली जान होती है, उसका मेन लीड और उससे जुड़ा इमोशन, बस वहीं ये फिल्म थोड़ी लड़खड़ा जाती है। जाते जाते ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। 100 करोड़ खर्च करके आप बेहतरीन तकनीक, विजुअल्स और म्यूजिक तो ला सकते हैं, लेकिन अगर पर्दे पर मुख्य किरदार ही दर्शकों के दिलों को न छू पाए तो क्या वो सारी भव्यता वाकई मायने रखती है? किसी भी सिनेमा में क्या ज्यादा जरूरी है, सिर्फ आंखें चकाचौंध करना या फिर दिल जीतना? इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।